हमारी चारों ओर की ये जो विशाल हरी भरी दुनिया है, इसे हम समझते कैसे हैं? ये सिर्फ पेड़ और फूलों के बारे में नहीं है। मतलब इन लाखों प्रजातियों को किसी तरतीब में रखना, उनके रिश्ते समझना, ये अपने आप में एक जासूसी कहानी जैसा है। आज हम इसी कहानी की पड़ताल करेंगे, जो वनस्पति जगत पर केंद्रित है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वैज्ञानिकों ने पौधों को समझने के नियम कैसे बनाए और ये नियम समय के साथ कैसे बदले। और फिर हम पौधों के एक सबसे पुराने और सरल समूह शैवाल यानी एल्गी के हैरान कर देने वाली दुनिया में उतरेंगे। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे जीव विज्ञान के एक विस्तृत पाठ्य सामग्री से लिए गए हैं। हमारा मकसद है कि वर्गीकरण के शुरुआती सीधे साधे तरीकों से लेकर आज की जो हाई-टेक जेनेटिक जासूसी है उस तक के सफर को समझें और फिर देखें कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला शैवाल हमारे ग्रह के लिए और हमारे लिए कितना जरूरी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार पौधों की इतनी बड़ी दुनिया को व्यवस्थित करने की सोची तो उन्होंने शुरुआत कहाँ से की होगी। स्रोत में एक कृत्रिम वर्गीकरण या आर्टिफिशियल सिस्टम का जिक्र है। ये सुनने में थोड़ा बनावटी लगता है, ये था क्या? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। कृत्रिम प्रणाली, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वो मुख्य रूप से सुविधा पर आधारित थी। इसमें पौधों के उन गुणों को देखा गया जो आसानी से नजर आ जाते हैं, जैसे कि पौधे की आदत कैसी है, उसका रंग कैसा है, पत्तियों की संख्या कितनी है या उनका आकार। महान वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस की प्रणाली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। इसने कायिक गुणों यानी पौधे के शरीर से जुड़े गुण और लैंगिक गुणों मतलब प्रजनन से जुड़े गुणों को बराबर का महत्व दे दिया। एक मिनट, इसमें क्या दिक्कत है? दोनों ही तो पौधे के गुण हैं। देखिए, दिक्कत यह है कि कायिक गुणों पर, जैसे पत्तियों के आकार पर, पर्यावरण का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अच्छा। एक ही प्रजाति का पौधा अलग अलग माहौल में थोड़ा अलग दिख सकता है। इस वजह से लीनियस के सिस्टम में कई बार ऐसी प्रजातियां जो विकास के नजरिए से बहुत करीबी रिश्तेदार थी, उन्हें सिर्फ कुछ बाहरी अंतरों की वजह से अलग अलग समूहों में डाल दिया गया। मतलब लीनियस का तरीका कुछ ऐसा था जैसे आप लाइब्रेरी में किताबों को सिर्फ उनके कवर के रंग के हिसाब से जमा दें। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बाहर से तो सब व्यवस्थित लगेगा, पर हो सकता है एक लाल रंग की कॉमिक बुक एक लाल रंग की डिक्शनरी के बगल में रखी हो। अंदर की कहानी का कोई लेना देना ही नहीं। जी, जाहिर है किसी ने तो सोचा होगा कि ये तरीका सही नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से प्राकृतिक वर्गीकरण यानी नेचुरल सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। जी। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसमें सिर्फ बाहरी गुणों को नहीं बल्कि पौधे के अंदर झांकने की कोशिश की गई। मतलब उसकी अंदरूनी बनावट कैसी है, जिसे परारश्मा कहते हैं, उसकी शारीरिकी यानी एनाटॉमी कैसी है, उसका भ्रूण कैसे विकसित होता है, और सबसे जरूरी उसके अंदर कौन से खास रसायन हैं। जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने फूलों वाले पौधों के लिए ऐसा ही एक सिस्टम दिया था। इसका मकसद सिर्फ सुविधा के लिए बक्से बनाना नहीं था, बल्कि जीवों के बीच कुदरती रिश्तों को समझना था। और आजकल हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? क्या अब भी हम पौधे के अंदर माइक्रोस्कोप से झांक रहे हैं, या जासूसी के तरीके और भी आधुनिक हो गए हैं? जासूसी के तरीके अब बहुत ज्यादा आधुनिक हो गए हैं। आजकल हम जातिवृत्तीय वर्गीकरण तंत्र यानी फाइलोजेनेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यह सिस्टम इस एक विचार पर आधारित है कि एक समूह में रखे गए सभी जीवों के पूर्वज एक ही थे। अच्छा। यह सिर्फ कौन किसके जैसा दिखता है ये नहीं पूछता, बल्कि ये पूछता है कौन किससे विकसित हुआ है। और इस काम के लिए अब हम पौधों की जासूसी के कई हाईटेक तरीके अपनाते हैं। दिलचस्प। जैसे कि कौन से तरीके? सोचिए, हम किसी पौधे के बारे में जानकारी इकट्ठा करने वाले जासूस हैं। पहला तरीका है संख्यात्मक वर्गीकी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जी, इसमें हम पौधे के सैकड़ों गुण लेते हैं और उन सभी को कंप्यूटर में डाल देते हैं। कंप्यूटर बिना किसी पक्षपात के डेटा का विश्लेषण करके बताता है कि कौन सी प्रजातियां एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब हैं। ठीक है, यानी बिग डेटा का इस्तेमाल। और दूसरा तरीका है कोशिका वर्गीकी या साइटोटैक्सोनॉमी। ये पौधे के फिंगरप्रिंट्स की जांच करने जैसा है। फिंगरप्रिंट्स ना, हर प्रजाति के क्रोमोसोम की संख्या, उनका आकार और संरचना एक तरह का अनूठा फिंगरप्रिंट होती है। हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके उनके रिश्ते सुलझाते हैं। और तीसरा तरीका है रसायन वर्गीकी, कीमोटैक्सोनॉमी। ये पता लगाने जैसा है कि पौधे के खून में यानी उसके केमिकल्स में क्या खास है।
कभी-कभी खास प्रोटीन या डीएनए का एक टुकड़ा दो प्रजातियों के बीच का गहरा रिश्ता बता देता है। वाओ। तो वर्गीकरण का तरीका तिरे गिनने से शुरू होकर अब डीएनए की जासूसी तक पहुंच गया है। ये वाकई एक लंबा सफर है। चलिए, इसी नई नजर से पौधों के एक सबसे पुराने और सरल समूह को देखते हैं, शैवाल। स्रोत कहता है कि ये सरल और थैलाइड होते हैं। इस थैलाइड का क्या मतलब है? ये सुनने में बहुत वैज्ञानिक शब्द लगता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए एक पौधा, लेकिन बिना किसी डिजाइन के। बिना डिजाइन के? हाँ, ना कोई जड़ है जो जमीन में जाए, ना कोई तना जो उसे सीधा रखे, और ना ही कोई पत्तियां। बस एक हरे रंग की चादर या गीले थैले जैसा कुछ। इसी सीधी सादी बिना बटी हुई बनावट को थैलाइड कहते हैं। शैवाल क्लोरोफिल वाले, अपना भोजन खुद बनाने वाले जीव हैं जो ज्यादातर पानी में रहते हैं। सिर्फ पानी में? ज्यादातर पानी में, लेकिन ये बहुत जिद्दी होते हैं। ये आपको नम पत्थरों, गीली मिट्टी और लकड़ी पर भी मिल जाएंगे। कुछ तो और भी अजीब जगहों पर रहते हैं। अच्छा। कुछ शैवाल कवक यानी फंगस के साथ पार्टनरशिप में रहते हैं, जिसे हम लाइकेन कहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, क्या? कुछ शैवाल स्लॉथ रीछ जैसे जानवरों के बालों में उगते हैं। क्या? स्लॉथ रीछ के बालों में? मतलब वो जो आलसी सा जानवर होता है, तो उसके हरे रंग का राज शैवाल है। ये तो कमाल है। जी हाँ। और स्रोत के मुताबिक इनके आकार में भी बहुत अंतर होता है। एक तरफ कॉलोनी में रहने वाले वॉल्वॉक्स और दूसरी तरफ विशालकाय केल्प का जिक्र है। जी हाँ, इनकी दुनिया में विविधता अविश्वसनीय है। कुछ शैवाल एक कोशिका जितने छोटे होते हैं, कुछ हजारों की संख्या में एक साथ एक गेंद जैसी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स। कुछ धागे जैसे होते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा। और फिर आते हैं केल्प, जो भूरे शैवाल होते हैं। ये विशालकाय समुद्री घास हैं जो समुद्र के अंदर 100 मीटर ऊंचे जंगल बना सकते हैं। 100 मीटर? ठीक है, ये सब बहुत आकर्षक है, लेकिन हमें शैवाल की परवाह क्यों करनी चाहिए? ये इतने छोटे और सरल जीव हैं, हमारे जीवन पर इनका क्या खास असर पड़ता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दिमाग हिला देने वाला है। हम अमेज़न के जंगलों को ग्रह के फेफड़े कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि पृथ्वी पर होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का लगभग आधा हिस्सा ये छोटे छोटे शैवाल करते हैं। आधा हिस्सा? मतलब ये कि हर दूसरी सांस जो हम लेते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन समुद्र में तैरने वाले इन सूक्ष्म शैवाल ने बनाई है। हमारे ग्रह का आधा फेफड़ा यही है। अरे वाह! ये प्रकाश संश्लेषण से अपने आसपास के पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं, जिससे बाकी समुद्री जीवन जिंदा रहता है। ये जलीय खाद्य श्रृंखला की बुनियाद है। इनके बिना समुद्र का जीवन ढह जाएगा। ये बात तो दिमाग में बिठाने वाली है। हर दूसरी सांस। वाह! और क्या ये सीधे तौर पर इंसानों के लिए भी उपयोगी है? मैंने स्रोत में भोजन और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रा का भी जिक्र देखा। बिल्कुल। दुनिया के कई तटीय इलाकों में पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम जैसी प्रजातियों को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इनका इस्तेमाल यहीं खत्म नहीं होता। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जैसे लाल शैवाल से एगार नाम का एक पदार्थ मिलता है। एगार? जी, ये वही चीज है जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक लैब में बैक्टीरिया उगाने के लिए करते हैं और कंपनियां आइसक्रीम और जेली को गाढ़ा बनाने के लिए करती हैं। वाह! मतलब ये छोटे से शैवाल सिर्फ लैब में ही नहीं बल्कि हमारी आइसक्रीम में भी हैं। और वो अंतरिक्ष यात्रा वाली बात? वो भी सच है। क्लोरेला और स्क्रोलिना जैसे एक कोशिकीय शैवाल प्रोटीन का खजाना होते हैं। अंतरिक्ष यात्री इन्हें अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि ये कम जगह में उगाए जा सकते हैं, बहुत पौष्टिक होते हैं और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने में भी मदद करते हैं। तो ये एक छोटा जीता जागता लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, कह सकते हैं। अविश्वसनीय। तो ये छोटे जीव हमारे फेफड़े भी हैं, हमारा भोजन भी और अंतरिक्ष में हमारे साथी भी। इतनी विविधता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इन्हें कुछ समूहों में तो बांटा ही होगा। स्रोत 3 मुख्य वर्गों की बात करता है। सही कहा। इस विशाल विविधता को समझने के लिए शैवाल को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्गीकरण उनके रंग यानी उनमें मौजूद पिगमेंट पर आधारित है। पहला है क्लोरोफाइसी, जिन्हें हम आमतौर पर हरे शैवाल कहते हैं। ठीक है। दूसरा है फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल और तीसरा है रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। चलिए इन तीनों से एक एक करके मिलते हैं। सबसे पहले क्लोरोफाइसी यानी हरे शैवाल। इनके हरे रंग का क्या राज है? ये घास की तरह हरे क्यों दिखते हैं?
क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट की भरमार होती है, ठीक वैसे ही जैसे जमीन पर उगने वाले बड़े पौधों में होती हैं। इसीलिए इनका रंग चमकीला घास जैसा हरा होता है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट यानी वो हिस्सा जहां भोजन बनता है, उसका आकार भी बड़ा दिलचस्प होता है। किसी में डिस्क जैसा, किसी में प्लेट जैसा, तो किसी में कप या रिबन के आकार का। अच्छा, और ये अपना भोजन स्टार्च के रूप में पायरिनाइड नाम की खास जगहों पर जमा करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि यही वो शैवाल है जिनसे जमीन पर उगने वाले सारे पेड़ पौधे विकसित हुए, क्योंकि इनके पिगमेंट तो बिल्कुल एक जैसे हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया कनेक्शन है। वैज्ञानिक यही मानते हैं कि हरे शैवाल ही उन पौधों के पूर्वज हैं जिन्हें आज हम अपने चारों ओर जमीन पर देखते हैं। बहुत खूब। अब आते हैं दूसरे समूह पर, फियोफाइसी यानी भूरे शैवाल। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि इनका रंग भूरा है क्योंकि इनका पिगमेंट अलग होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। इनमें क्लोरोफिल ए और सी तो होते हैं, लेकिन साथ में फ्यूकोजेंथिन नाम का एक खास पिगमेंट भी होता है। इसी पिगमेंट की मात्रा तय करती है कि शैवाल का रंग जैतूनी हरे से लेकर गहरे भूरे तक कैसा होगा। ये ज्यादातर ठंडे समुद्रों में पाए जाते हैं। एक मिनट, आपने पहले विशाल का एक केल्प का जिक्र किया था जो समुद्र में जंगल बनाते हैं। क्या वो इसी समूह में आते हैं? जी हाँ, वो 100 मीटर ऊंचे समुद्री जंगल भूरे शैवाल से ही बने हैं। ये भोजन को मैनिटॉल या लैमिनेरिन नाम के जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करते हैं, और इनकी कोशिका की दीवार के बाहर एल्गीन की एक चिपचिपी परत होती है, जिसका इस्तेमाल टूथपेस्ट से लेकर पेंट तक कई चीजों को गाढ़ा बनाने में होता है। कमाल है। और आखिर में रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। इनका नाम ही इनके रंग का राज बता रहा है, लेकिन इनमें क्या खास है? इनका गहरा लाल रंग R-फाइकोएरिथ्रिन नाम के एक लाल पिगमेंट के कारण होता है, लेकिन इस पिगमेंट की असली खासियत इसका रंग नहीं बल्कि इसका काम है। अच्छा, ये पिगमेंट प्रकाश के उस नीले हरे हिस्से को भी सोख सकता है जो सूरज की रोशनी में सबसे गहराई तक जाता है। रुकिए, इसका मतलब ये वहां भी रह सकते हैं जहां रोशनी लगभग न के बराबर पहुंचती है? बिल्कुल, यही इनकी सुपर पावर है। लाल शैवाल आपको समुद्र की उन गहराइयों में भी मिलेंगे जहां दूसरे प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव जिंदा नहीं रह सकते। वाह! वे लगभग अंधेरे में भी अपना भोजन बना सकते हैं। ये अपना भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। और एक और दिलचस्प बात, इनके प्रजनन में इस्तेमाल होने वाले युग्मक यानी गैमीट चल नहीं सकते, उनमें फ्लैजेला नहीं होते। तो इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? वर्गीकरण के लगातार सुधरते तरीकों से लेकर इन छोटे लेकिन शक्तिशाली शैवाल तक, ये सिर्फ वनस्पति विज्ञान का एक चैप्टर नहीं है। ये तो एक पूरी दुनिया है जो हमारी नजरों से छिपी रहती है। शैवाल हमारे ग्रह के आधे फेफड़े हैं, वे हमारी आइसक्रीम में हैं और अंतरिक्ष में भी हमारे साथ हैं। ये दिखाता है कि सबसे सरल दिखने वाले जीवों में भी जिंदा रहने और पनपने के लिए कितनी जटिल और शानदार व्यवस्थाएं होती हैं। और जिस तरह हम उन्हें वर्गीकरण करते हैं, वो सिर्फ उन जीवों के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह प्रकृति के बारे में हमारी अपनी बढ़ती समझ को भी दर्शाता है। जैसे जैसे हमारी तकनीक बेहतर होती है, हम प्रकृति के इन रहस्यों को और गहराई से समझ पाते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि लाल शैवाल में एक खास पिगमेंट होता है जो उन्हें समुद्र की उन गहराइयों में भी जिंदा रहने में मदद करता है जहां बहुत कम रोशनी पहुंचती है। ये तो एक अनुकूलन हुआ, लेकिन उस लगभग अंधेरी, ठंडी और भारी दबाव वाली दुनिया में जिंदा रहने और पनपने के लिए इन शैवाल ने और कौन से अनोखे जैविक या रासायनिक तरीके विकसित किए होंगे? तो कहानी के पहले हीरो हैं ब्रायोफाइट। इन्हें पादप जगत के जलस्थलचर या एम्फीबियंस भी कहा जाता है। जी, ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में मेंढक आते हैं, जो रहते तो जमीन पर हैं, पर अंडे देने के लिए उन्हें पानी चाहिए होता है। क्या इन पौधों के साथ भी कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल, यही बात है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। ब्रायोफाइट जैसे मॉस और लिवरवर्ट जमीन पर रह तो सकते हैं, लेकिन अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छा, मतलब लैंगिक जनन के लिए, वे पूरी तरह पानी पर निर्भर हैं। पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह। इसीलिए आपको ये अक्सर नम, ठंडी और छायादार जगहों पर ही मिलेंगे, जैसे किसी गीली दीवार पर या जंगल में जमीन पर बिछी एक हरी मखमली चादर की तरह। अच्छा, तो ये हमारे बगीचे के गुलाब या आम के पेड़ जैसे नहीं है। तो जब आप कहती हैं कि वे जमीन पर पहले पौधे थे, तो क्या उनमें वैसी जड़ें, तने और पत्तियां थी जैसी हम आज देखते हैं? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। नहीं, उनमें असली जड़ें, तने या पत्तियां नहीं थी। नहीं, ये शैवाल यानी एल्गी से एक कदम आगे तो थे, लेकिन अभी भी काफी सरल थे।
असली जड़ों की जगह इनमें धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें मूलाभ या राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स। हाँ, जो बस इन्हें जमीन से चिपकाए रखने का काम करती हैं, पानी खींचने का नहीं। और इनका जो मुख्य पौधा हमें दिखता है वो अगुणित यानी हैप्लॉइड होता है। एक मिनट, अगुणित, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि पौधे की जो मुख्य बॉडी हमें दिखती है वो उसकी गैमीट बनाने वाली पीढ़ी है। गैमीट बनाने वाली मतलब प्रजनन कोशिकाएं? उद्भिद या गैमेटोफाइट कहते हैं। इसका एकमात्र काम है नर और मादा गैमीट बनाना। ओके, तो ये पौधा गैमीट बनाने के लिए ही जीता है। तो ये प्रजनन की प्रक्रिया होती कैसे है और यहाँ पानी का क्या रोल है? इसे ऐसे समझिए कि नर अंग एक तरह की फैक्ट्री है जो हजारों तैरने वाले युग्मक बनाती है। तैरने वाले? हाँ, तैरने वाले। इन युग्मकों को पुमणु कहते हैं। और मादा अंग एक सुरक्षित फ्लास्क जैसा है जिसमें अंडा इंतजार कर रहा होता है। इनके तकनीकी नाम पुंधानी और स्त्रीधानी है। ठीक है। जब बारिश होती है या ओस पड़ती है तो ये तैरने वाले पुमणु पानी में छोड़े जाते हैं और तैरते हुए उस फ्लास्क तक पहुंचते हैं जहां अंडा है। वाह, तो पानी के बिना ये सफर नामुमकिन है। नामुमकिन। ये तो सच में मेंढक की कहानी जैसा ही है। पानी के बिना जीवन का चक्र अधूरा रह जाएगा। ये तो कमाल की बात है। लेकिन इन छोटे छोटे पौधों का हमारे लिए क्या महत्व है? ये तो इतने छोटे होते हैं कि हम शायद इन पर ध्यान भी नहीं देते। अच्छा। हाँ, और हजारों सालों तक ऐसा करने से चट्टानें मिट्टी में बदल जाती हैं। अरे वाह। तो ये छोटे छोटे पौधे दरअसल दुनिया के सबसे पहले किसान थे, कह सकते हैं। इन्होंने ही पत्थर को मिट्टी में बदला और बाकी सभी बड़े और जटिल पौधों के लिए जमीन तैयार की। मतलब इनके बिना शायद आज के जंगल होते ही नहीं। बिल्कुल। ये दुनिया के निर्माता हैं। और इतना ही नहीं, जब ये जमीन पर एक घनी चादर बना लेते हैं तो ये बारिश के पानी के तेज बहाव को रोकते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। जी, जिससे सॉइल इरोजन कम होता है। और हाँ, स्फेग्नम नाम का एक मॉस है। स्फेग्नम? हाँ, वो अपने वजन से कई गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। इसीलिए नर्सरी वाले पौधों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसकी पैकिंग करते हैं ताकि नमी बनी रहे। पुराने जमाने में तो इसे ईंधन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारी कहानी के पहले किरदार ब्रायोफाइट ने जमीन पर पहला कदम तो रख दिया और दुनिया के लिए मिट्टी भी बना दी। लेकिन वे पानी के किनारे से ज्यादा दूर नहीं जा पाए और न ही ज्यादा ऊंचे उठ पाए। हाँ, उन्हें ऊपर उठने और जमीन के अंदरूनी इलाकों को जीतने के लिए एक बड़ी खोज करनी थी। और यहीं से हमारी कहानी के दूसरे किरदार टेरिडोफाइट की एंट्री होती है। ये वो पौधे थे जिन्होंने पौधों की दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को सुलझाया, गुरुत्वाकर्षण और पानी का ट्रांसपोर्टेशन। जी, इन्होंने दुनिया की पहली पाइपलाइन या संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम का आविष्कार किया। जाइलम और फ्लोएम, ये नाम तो स्कूल में सुने थे। इसका मतलब इन्होंने पानी और भोजन को पौधे के अंदर ऊपर नीचे ले जाने का सिस्टम बना लिया था। बिल्कुल। और इसी वजह से फर्न जैसे पौधे ब्रायोफाइट से कहीं ज्यादा ऊंचे हो पाते हैं। एकदम सही। ये एक क्रांतिकारी कदम था। इस अंदरूनी प्लम्बिंग की वजह से ही ये जमीन पर उगने वाले पहले असली पौधे बने, जिनमें वास्तविक जड़, तना और पत्तियां थीं। असली जड़ें और तने? हाँ, जीवाश्म रिकॉर्ड बताते हैं कि करोड़ों साल पहले, मतलब डायनासोर के आने से भी पहले, धरती पर इन्हीं विशाल फर्न के जंगल हुआ करते थे। आज हम जो फर्न देखते हैं वो उन्हीं के वंशज हैं। अच्छा, तो जब हम घरों में सजावट के लिए फर्न लगाते हैं तो हम असल में पौधे के बीजाणुद्भिद यानी स्पोरोफाइट को दिख रहे होते हैं। वो पीढ़ी जो बीजाणु बनाती है? हाँ, ब्रायोफाइट के ठीक उल्टा। यहाँ पर मुख्य पौधा स्पोरोफाइट है, जिसका काम बीजाणु यानी स्पोर्स बनाना है। ये बीजाणु पत्तियों के नीचे छोटी छोटी थैलियों में बनते हैं, जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। अच्छा। कभी किसी फर्न की पत्ती को पलटकर देखना, आपको भूरे रंग के छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे। वही ये बीजाणुधानियां हैं। कुछ पौधों में ये एक कोन या शंकु जैसी संरचना में इकट्ठी हो जाती हैं। तो इन्होंने ऊंचाई की समस्या तो सुलझा ली, लेकिन क्या ये पानी पर अपनी निर्भरता से पूरी तरह आजाद हो पाए? नहीं, पूरी तरह नहीं। यहाँ भी कहानी में वही मोड़ है। फिर से वही पानी वाली बात। हाँ, इनके बीजाणु अंकुरित होकर एक छोटा दिल के आकार का गैमीटोफाइट बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। और इस प्रोथैलस पर बने नर और मादा अंगों के निषेचन के लिए पानी की जरूरत अब भी होती है। ओहो।
इसी वजह से फर्न और उसके रिश्तेदार भी आपको ज्यादातर ठंडी और नम जगहों पर ही मिलेंगे। वे जमीन के अंदरूनी हिस्सों में तो पहुंचे, लेकिन सूखे रेगिस्तानों को नहीं जीत पाए। यहीं पर एक और बहुत दिलचस्प शब्द का जिक्र है, विषम बीजाणुता या हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी। ये सुनने में काफी भारी लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये विकास की कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये सिर्फ मोड़ नहीं, ये भविष्य की एक झलक थी। ज्यादातर टेरिडोफाइट एक ही तरह के बीजाणु बनाते हैं। एक ही तरह के। हाँ, लेकिन सिलाजिनेला और साल्विनिया जैसे कुछ पौधों ने 2 तरह के बीजाणु बनाने शुरू किए, एक छोटा नर बीजाणु और एक बड़ा मादा बीजाणु। 2 अलग-अलग तरह के बीजाणु, इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ा? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। छोटा बीजाणु नर गेमिटोफाइट बनाता था और बड़ा बीजाणु मादा गेमिटोफाइट। और सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि मादा गेमिटोफाइट बड़े बीजाणु के अंदर ही अपने पैतृक पौधे से जुड़ा रहता था। एक मिनट, वो अब स्वतंत्र नहीं था? नहीं, वो स्वतंत्र नहीं था। निषेचन के बाद भ्रूण का शुरुआती विकास भी उसी सुरक्षित माहौल में पैतृक पौधे पर ही होता था। रुकिए, ये बीजी प्रकृति की तरफ पहला कदम कैसे हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि पौधे ने अपने भ्रूण को अपने पास रखकर उसे एक तरह का पैक्ड लंच और सुरक्षा देना सीख लिया था? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये बीज बनाने की दिशा में पहला छोटा कदम था। भ्रूण को सुरक्षा देना, ये एक ऐसा आइडिया था जो पौधों के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो उन्होंने ये आइडिया सोचा जरूर। हाँ, सोचा जरूर, लेकिन उसे पूरी तरह से साकार नहीं कर पाए। तो टेरिडोफाइट ने बीज का आइडिया लगभग सोच तो लिया था, लेकिन उसे हकीकत में नहीं बदल पाए। वो कौन सा समूह था जिसने इस आइडिया को परफेक्ट किया और प्रजनन के लिए पानी पर अपनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर दिया? यहीं से जिम्नोस्पर्म का दौर शुरू होता है। इनके नाम का मतलब ही है नग्न बीज। जिम्नोज नग्न और स्पर्मा बीज। नग्न बीज। जी, इन्होंने 2 क्रांतिकारी काम किए। पहला, इन्होंने बीजी प्रकृति के आइडिया को एक वास्तविक बीज में बदल दिया, और दूसरा, इन्होंने प्रजनन के लिए पानी की जरूरत को खत्म करने के लिए एक शानदार तरीका खोज निकाला, परागकण यानी पॉलन। पोलन यानी हवा में उड़ने वाले नर युग्मक। इसका मतलब अब उन्हें पानी में तैरकर अंडे तक जाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हवा ही उनका वाहक बन गई। ये तो पौधों के लिए आजादी जैसा था। ये पूरी तरह से आजादी थी। परागकण के आविष्कार ने पौधों को सूखे और ठंडे इलाकों को जीतने की शक्ति दी, जहां पानी की कमी थी। जिम्नोस्पर्म में दुनिया के कुछ सबसे कठोर और विशाल पेड़ शामिल हैं। जैसे दुनिया का सबसे लंबा पेड़ रेडवुड ट्री या सिकोया इसी समूह का सदस्य है। जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो हजारों साल से खड़ा है जब दुनिया बिल्कुल अलग थी, और वो इसी जिम्नोस्पर्म समूह का हिस्सा है। ये तो अद्भुत है। ये पौधे इतनी कठोर परिस्थितियों जैसे बर्फ और तेज हवाओं का सामना कैसे कर पाते हैं? इनके पास शानदार अनुकूलन है। शंकुधारी पेड़ों जैसे पाइन या देवदार की पत्तियों को देखें। सुई जैसी होती हैं। हाँ, वो सुई की तरह पतली होती हैं। इससे उनका सतही क्षेत्रफल कम हो जाता है और बर्फ उन पर टिक नहीं पाती। उन पर एक मोटी मोम जैसी परत होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, और उनके रंध्र, सांस लेने वाले छेद, जी, वो गड्ढों में धंसे होते हैं। ये सब मिलकर पानी के नुकसान को बेहद कम कर देते हैं। ये तो एक शानदार सर्वाइवल किट है। और इनके नग्न बीज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनके बीजांड, जो बाद में बीज बनते हैं, किसी अंडाशय या फल के अंदर बंद नहीं होते। अच्छा। वे बस शंकु या कोन की पत्तियों पर खुले में रखे होते हैं। निषेचन के बाद जब बीज बनता है तो वो भी ढका हुआ नहीं होता, नग्न रहता है। समझ गया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन अभी भी बीज पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। सही कहा। तो पौधों ने जमीन पर रहना सीखा, वे ऊंचे उठे, उन्होंने पाइपलाइन बनाई और फिर हवा की मदद से प्रजनन करना भी सीख लिया। उन्होंने बीज का आविष्कार कर लिया। अब और क्या बाकी रह गया था? कहानी का क्लाइमैक्स क्या था? कहानी का क्लाइमैक्स था मार्केटिंग और पैकेजिंग का आविष्कार। वो अगला कदम था जिसने पौधों को इस ग्रह का निर्विवादित शासक बना दिया। मार्केटिंग? हाँ, और ये काम किया एंजियोस्पर्म ने, यानी फूल वाले पौधों ने। फूल वाले पौधे, ये तो हमारे चारों तरफ हैं। गेहूं, चावल, गुलाब, आम, सब कुछ। इन्होंने ऐसा क्या अलग किया जो जिम्नोस्पर्म नहीं कर पाए? इन्होंने 2 चीजें की जो जीनियस से कम नहीं थी। पहला, उन्होंने फूल का आविष्कार किया। फूल? देखिए, एक फूल सिर्फ सुंदर नहीं होता,
वो एक बहुत ही कुशल विज्ञापन बोर्ड है। उसकी चमकीली पंखुड़ियाँ, उसकी खुशबू, उसका मीठा रस, ये सब कीड़ों, पक्षियों और दूसरे जानवरों को अपनी तरफ खींचने का एक तरीका है। तो हवा के भरोसे रहने के बजाय, जो कि काफी हद तक किस्मत का खेल है, हाँ, इन्होंने जानवरों को अपना पोस्टमैन बना लिया। ये तो बहुत ही कारगर तरीका है परागण के लिए। बहुत ज्यादा कारगर। और दूसरा जीनियस आविष्कार था फल। फल। जिम्नोस्पर्म के नग्न बीजों के विपरीत एंजियोस्पर्म ने अपने बीजों को एक अंडाशय के अंदर सुरक्षित रखा। निषेचन के बाद यही अंडाशय फल में बदल जाता है। अच्छा। और फल सिर्फ बीज की सुरक्षा नहीं करता, वो उसे दूर दूर तक फैलाने का एक शानदार तरीका भी है। मैं समझा। कोई जानवर मीठा फल खाने आता है जी, और बीज उसके साथ कहीं दूर चला जाता है, बिल्कुल तो फल एक तरह से बीज के लिए टैक्सी का काम करता है। बिल्कुल ये तो कमाल की रणनीति है। बिल्कुल। फूल और फल की इस दोहरे रणनीति ने एंजियोस्पर्म को इतनी बड़ी सफलता दिलाई कि आज दुनिया में पौधों की 90% से ज्यादा प्रजातियां इन्हीं की हैं। 90%? हाँ, ये सूक्ष्म वुल्फिया से लेकर 100 मीटर ऊंचे यूकेलिप्टस तक हर जगह मौजूद हैं। हमारी पूरी खाद्य आपूर्ति, हमारा पूरा जीवन इन्हीं पौधों पर निर्भर करता है। तो ये थी हमारी यात्रा, पानी पर निर्भर रहने वाले मखमली ब्रायोफाइट से शुरू होकर प्लम्बिंग का आविष्कार करने वाले टेरिडोफाइट्स तक, फिर हवा में आजादी पाने वाले जिम्नोस्पर्म और अंत में फूलों और फलों के मास्टर रणनीतिकार एंजियोस्पर्म तक। हर एक कदम जमीन पर जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती का एक शानदार समाधान था। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने चर्चा की कि कैसे कुछ टेरिडोफाइट में भ्रूण का विकास मादा पौधे पर ही होना बीजीय प्रकृति के ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। हाँ, बीज बनाने की तरफ पहला कदम। जी, ये सोचने पर मजबूर करता है, इस एक छोटे से विकासवादी कदम ने, यानी अपने बच्चे को सुरक्षा और पोषण देने की शुरुआत, इसने बीजीय पौधों को इतना सफल कैसे बना दिया कि आज वे पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। ये तो सोचने वाली बात है। अगर वो एक छोटा सा एवोल्यूशनरी स्पार्क न होता तो क्या हमारी दुनिया आज भी वैसी हरी भरी दिखती जैसी वो है, या फिर वो अब भी ज्यादातर चट्टानी और बेजान होती।